हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमकोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एमएससी केमिस्ट्री फाइनल ईयर की सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट रिएक्शन। सॉलिड स्टेट रिएक्शन का ये हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर फर्स्ट। और इस लेक्चर में आज हम समझेंगे कि सॉलिड स्टेट रिएक्शंस क्या होती है, सॉलिड स्टेट रिएक्शंस का क्या प्रिंसिपल्स होता है, और सॉलिड स्टेट रिएक्शंस जो ये हो रही है इनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करते हैं। कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे जो कि सॉलिड स्टेट रिएक्शंस को अफेक्टेड करते हैं, जैसे हम पढ़ेंगे कि रिएक्शंस की कंडीशंस क्या होती है। हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि ये जो सॉलिड स्टेट रिएक्शन हो रही है इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रहते हैं इनका स्ट्रक्चरल कंसिडरेशंस क्या होता है, इस रिएक्शंस की रेट क्या होती है। तो इन डिफरेंट टॉपिक पर हम आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो चलिए लेक्चर को हम फटाफट शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले कि सॉलिड्स क्या होते हैं, आखिर में हम किन्हें सॉलिड्स बोलते हैं। क्योंकि ये जो हम सॉलिड स्टेट रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर जो पढ़ने वाला है, ये चैप्टर हमारी ये जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है पूरी फाइनल ईयर एमएससी फाइनल ईयर की, इसका सबसे बेसिक चैप्टर होने वाला है, या ये जो लेक्चर फर्स्ट होने वाला है सॉलिड स्टेट रिएक्शन का, ये सबसे बेसिक चैप्टर होने वाला है। इस लेक्चर को हमने बड़े ध्यान से अगर समझ लिया, हमने ये बेसिक समझ लिया कि सॉलिड स्टेट रिएक्शंस क्या होती है, सॉलिड्स क्या होते हैं, तो हमें सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ने में काफी आसानी रहेगी। तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि सॉलिड स्टेट रिएक्शंस क्या होती है, और उससे पहले हम समझेंगे यहाँ पर कि सॉलिड क्या होते हैं। तो दोस्तों हमने जो हमारा मैटर होता है उसे मैटर को हमने जनरली उसकी फिजिकल स्टेट के आधार पर तीन भागों में क्लासिफाई किया है। सबसे पहले नंबर पर हम गैसियस स्टेट पढ़ते हैं, फिर हम लिक्विड पढ़ते हैं, फिर हम सॉलिड पढ़ते हैं। और ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया है मैटर का, ये हमने उनकी फिजिकल स्टेट का जो एक क्लासिफिकेशन है ये किसके आधार पर किया है, तो ये हमने दो चीज़ों को बेस मानकर या दो आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया है। एक तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी मैटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होता है, जो फोर्स लगता है उनके बीच में, जो बाइंडिंग होती है, उनके आधार पर किया है। और ये जो इनका सेज और शेप और साइज के आधार पर किया था। तो हमारा जो सॉलिड होता है, सॉलिड को भी हमने फर्दर आगे क्लासिफाई किया था। सॉलिड जो होता है, हमारी सॉलिड स्टेट जो होती है, सॉलिड को भी हमने दो भागों में क्लासिफाई किया था। किसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन किया था हमने, तो ये सॉलिड जिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हुआ है, एटम मॉलिक्यूल से बना हुआ है, उनके अरेंजमेंट के आधार पर हमने सॉलिड को दो भागों में क्लासिफाई किया था। एक हमारा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टल जिसे हम बोलते हैं, और एक हमारा होता है एमॉर्फस सॉलिड। तो ये हमने जो क्लासिफिकेशन किया ये किसके आधार पर किया था, ये हमने क्लासिफिकेशन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पर किया था। यानी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, जिनमें फिक्स अरेंजमेंट रहेगा, जिनमें एक ओरिएंटेशन के साथ अरेंजमेंट रहेगा, उसे हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा था। और जिनमें अरेंजमेंट रेगुलर नहीं रहेगा, फिक्स अरेंजमेंट नहीं रहेगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, उन्हें हमने एमॉर्फस सॉलिड कहा था। अब बात आती है कि सॉलिड स्टेट रिएक्शन क्या होती है। तो जब भी कोई हम रिएक्शन करवाते हैं तो उस रिएक्शन में हम डिफरेंट रिएक्टेंट लेते हैं, और उन डिफरेंट रिएक्टेंट में आपस में रिएक्शन करवाकर हम एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं एक जनरल केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन जब हम कोई रिएक्टेंट ले रहे हैं, वो रिएक्टेंट की हमारी जो स्टेट है वो भी सॉलिड रहे, और उस रिएक्टेंट से हमारा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो प्रोडक्ट भी अगर सॉलिड स्टेट में ही फॉर्म होता है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट रिएक्शन। देखिए जैसे कि आपने मान लो कोई रिएक्टेंट लिया, एक रिएक्टेंट मान लो आपने लिया, एक से ज्यादा भी आप रिएक्टेंट ले सकते हो, और उस रिएक्टेंट की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या रहने वाली है, वो है सॉलिड, आपकी सॉलिड थी। और उससे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ वो प्रोडक्ट भी अगर सॉलिड में ही फॉर्म होता है, सॉलिड स्टेट में ही फॉर्म होता है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, उस रिएक्शन को हम सॉलिड स्टेट रिएक्शन बोल देते हैं। अब ये जो सॉलिड स्टेट रिएक्शन है, ये सॉलिड स्टेट रिएक्शन हम क्यों करवाते हैं उसकी अगर हम बात करें तो देखिए कि जितना भी इस यूनिवर्स में मैटर पाया जाता है, जितने भी केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं, उन केमिकल कंपाउंड के अलावा भी हमें कुछ ऐसे डिजायरेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करना होता है। डिजायरेबल कंपाउंड को आर्टिफिशियल या लैब में हमें या इंडस्ट्रियल लेवल पर हमें इस तरह से बनाना होता है जो कि हमारे लिए डिजायरेबल रहे, हमारे लिए यूजफुल रहे। तो ऐसे यूजफुल कंपाउंड्स को जो कि सॉलिड स्टेट में रहते हैं, उनको बनाने के लिए हमें कुछ सॉलिड स्टेट रिएक्शन करवानी पड़ती है, या कुछ रिएक्शन नेचुरली भी होती है। तो उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, उन रिएक्शंस को हम सॉलिड स्टेट रिएक्शंस
बोलते हैं। तो सॉलिड स्टेट रिएक्शन हम क्यों करवाते हैं? क्योंकि हमें कुछ डिजायरेबल या कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनाने होते हैं। अब बात आती है कि ये जो सॉलिड स्टेट रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन किस प्रिंसिपल पर आधारित होती है, यानी कि जब आप दो सॉलिड्स को लेते हैं तो उन सॉलिड्स को लेने पर जो रिएक्शन आप करवा रहे हो उसका क्या प्रिंसिपल होता है। एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि ये जो आपका एमएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री, सॉलिड केमिस्ट्री का जो सिलेबस रहने वाला है और ये जो हम सॉलिड स्टेट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इसमें हम ज्यादातर जो डील करते हैं वो हम करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड से, यानी कि जो आप रिएक्टेंट लेने वाले हैं वो रिएक्टेंट भी आप क्रिस्टलाइन ही लेंगे और आप एमोर्फस से ज्यादातर हम डील नहीं करते। हम बोल सकते हैं कि हमें जो सिलेबस में जो पढ़ना है सॉलिड स्टेट रिएक्शन, उसमें हम जो रिएक्टेंट लेंगे और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो किस तरह का सॉलिड होगा, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट फिक्स अरेंजमेंट रहेगा, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। अब आ जाते हैं हम प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं कि ये जो सॉलिड स्टेट रिएक्शन हो रही है इसका जनरल प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल क्या होता है इसका, ठीक है। तो ये जो सॉलिड स्टेट रिएक्शन होती है इसका जनरल प्रिंसिपल, ये डायरेक्ट रिएक्शन हम करवाते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट करके या डायरेक्ट एडिशन करके दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, या हम जो भी सॉलिड ले रहे हैं पाउडर फॉर्म में अगर हम सॉलिड ले रहे हैं तो उन दो रिएक्टेंट सॉलिड का या दो से ज़्यादा भी रिएक्टेंट हम जो ले रहे हैं सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में, उनका हम डायरेक्ट रिएक्शन करवा देते हैं, डायरेक्ट एडिशन करवा देते हैं। यानी कि अब मान लो कि आपके पास में एक रिएक्टेंट ए है, एक रिएक्टेंट बी है और इससे कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और ये दोनों रिएक्टेंट कैसे हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो इन दोनों का जो रिएक्शन करवा रहे हैं हम, ये डायरेक्ट क्या करवा रहे हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट इनका करवा रहे हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट से ये रिएक्शन इन दोनों को मिला देंगे और इन दोनों के मिलाने से हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन क्या सॉलिड स्टेट रिएक्शन इतनी आसान होती है कि आपने दो रिएक्टेंट लिए, उन दोनों रिएक्टेंट को आपने आपका जो भी रिएक्शन मिक्सचर का जो बॉक्स है उसमें या आपका जो कंटेनर है उसमें डाल दिया और डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड स्टेट रिएक्शन जनरली रूम टेम्परेचर पर नहीं होती है। रूम टेम्परेचर पर नहीं होने का क्या कारण होता है उसको भी हम आगे समझेंगे। ये जो सॉलिड स्टेट रिएक्शन होती है ये जनरली हाई टेम्परेचर पर होती है, हाई टेम्परेचर पर होती है। तो हम अगर बात करें सॉलिड स्टेट रिएक्शंस के रिएक्शन कंडीशन की, रिएक्शन कंडीशन क्या रहने वाली है यहाँ पर, रिएक्शन कंडीशन क्या रहने वाली है, तो रिएक्शन कंडीशन ये रहने वाली है सॉलिड स्टेट रिएक्शन की कि इनकी जो रिएक्शन होती है सॉलिड स्टेट रिएक्शन, ये कैसे होगी, ये होगी हाई टेम्परेचर पर होगी। और हाई टेम्परेचर, कितना हाई टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर रहने वाला है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से लगाकर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी कि काफ़ी हाई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट रिएक्शन होती है। क्यों बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर होती है उसको भी हम आगे यहाँ पर समझेंगे। सॉलिड स्टेट रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर क्यों होती है उसको समझने से पहले हम सॉलिड स्टेट रिएक्शंस का स्ट्रक्चरल कंसिडरेशन की बात कर लेते हैं। तो चलिए एक अगली हेडिंग आप डाल लीजिए, स्ट्रक्चरल कंसिडरेशन। स्ट्रक्चरल कंसिडरेशन, स्ट्रक्चरल कंसिडरेशन। सॉलिड स्टेट रिएक्शन का स्ट्रक्चरल कंसिडरेशन समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, और एक हम सॉलिड स्टेट रिएक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO की रिएक्शन किससे करवा देते हैं, हम करवा देते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिसे हम एल्यूमिना भी बोलते हैं। जब हम इन दोनों सॉलिड की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाता है। इस रिएक्शंस के या इन रिएक्टेंट के एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं स्ट्रक्चरल कंसिडरेशन। फिर उसके बाद में हम समझेंगे कि आखिर में सॉलिड स्टेट रिएक्शन इतनी डिफिकल्ट क्यों होती है, क्यों हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा इसे रफ में कर लेता हूँ। तो देखिए जो ये हमने एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल में ये जो हमने रिएक्टेंट लिए हैं और इन रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, इनमें इनका जो स्ट्रक्चर रहने वाला है, इन रिएक्टेंट और इन प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर रहने वाला है वो स्ट्रक्चर काफ़ी ओरिएंटेड स्ट्रक्चर रहने वाला है। अब ये जो रिएक्शन हुई है और इसमें जो रिएक्टेंट MgO था और रिएक्टेंट Al2O3 था, इससे जो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, तो इनका जो स्ट्रक्चर था, इनमें जो कंस्टिट्यूएंट
आयन किसके, MgO के जो कंस्टिट्यूएंट आयंस या कंस्टिट्यूएंट एटम्स जो थे उनका, और जो Al2O3 के जो कंस्टिट्यूएंट एटम और आयंस थे वो उनसे मिलकर जो हमारा MgAl2O4 बना है, इसके जो कंस्टिट्यूएंट आयंस और जो इसका स्ट्रक्चर रहेगा उनमें कुछ सिमिलरिटीज भी होती है और कुछ डिफरेंस भी होता है। तो क्या सिमिलरिटीज होती है, कौन कौन से आयंस या कौन कौन सा स्ट्रक्चरल इनका सिमिलरिटी दिखाता है, कौन कौन से आयंस या एटम्स में डिफरेंस आता है, उसकी हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए इसमें जो हमारा ऑक्साइड्स रहने वाले हैं, किन किन के ऑक्साइड, MgO के ऑक्साइड, और ये जो हमारा बना हुआ है MgAl2O4 जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्पेनल। स्पेनल आपकी बुक में लिखा होगा, तो स्पेनल का मतलब क्या होता है, स्पेनल का मतलब यहाँ पर होने वाला है MgAl2O4। स्पेनल का जनरल मतलब जो होता है वो होता है रॉक मिनरल्स, रॉक मिनरल्स। अब ऐसा नहीं है कि MgAl2O4 को ही स्पिनल बोलते हैं, स्पिनल का मतलब क्या होता है, रॉक मिनरल्स। और रॉक मिनरल्स का अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है Ab2O4। इसमें जो हमारे ये एटम्स रहने वाले हैं ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो सकता है आपका Mg की जगह आ जाएगा निकल, अगर निकल आ जाता है तो ये हो जाएगा निकल एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम की जगह आयरन आ जाता है तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट रॉक मिनरल्स होते हैं जो चट्टानों में पाए जाते हैं, जो हमारी जो सॉइल्स होती है उसके मिनरल्स होते हैं। चलिए हम यहाँ पर पॉइंट पर आते हैं। तो ये जो MgO होता है और ये जो हमारा Al2O4 होता है और ये जो हमने बनाया जो हमारा प्रोडक्ट है जो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, इसमें जो इनके कंस्टिट्यूएंट आयंस या एटम्स रहते हैं, इनके अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो ऑक्साइड का जो अरेंजमेंट रहता है, ऑक्साइड का अरेंजमेंट जो MgO और हमारा जो स्पिनल बना हुआ है, स्पिनल यानी कि जो प्रोडक्ट हमारा बना है MgAl2O4, इसमें किनका अरेंजमेंट, ऑक्साइड यानी कि जो ऑक्सीजन के एटम है उनका जो अरेंजमेंट होता है रिएक्टेंट MgO में, और ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसमें जो इनका अरेंजमेंट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग रहने वाली है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट रहने वाला है। सॉलिड में हमने जनरली अरेंजमेंट पढ़े हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो उनमें से इन दोनों में जो ऑक्साइड आयन, ऑक्सीजन जो रहने वाला है, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कैसा रहने वाला है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट रहने वाला है। यानी कि यहाँ पर MgO से जो ऑक्सीजन आया हुआ है इस स्पेनल प्रोडक्ट में, उसमें जो ऑक्सीजन का अरेंजमेंट है उस ऑक्सीजन के अरेंजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आया। कुछ डिफरेंस किस में आता है, तो डिफरेंस आएगा जो आपका Al2O3 था, Al2O3 था, उसमें जो ऑक्साइड जो ऑक्सीजन्स थे उसमें जो अरेंजमेंट करके उन ऑक्सीजन से जो हमारा प्रोडक्ट स्पिनल में जो ऑक्सीजन गया है उसका अरेंजमेंट बदल जाता है। उसका अरेंजमेंट क्या होने वाला है, यहाँ पर देखिए इसका जो अरेंजमेंट होने वाला है ये यहाँ पर होने वाला है डिस्टॉर्टेड हेक्सागोनल पैकिंग, डिस्टॉर्टेड हेक्सागोनल पैकिंग। यानी कि जो ये हमारा रिएक्टेंट Al2O3 था इसमें जो ऑक्सीजन्स थे वो ऑक्सीजन किस अरेंजमेंट में थे, वो ऑक्सीजन थे डिस्टॉर्टेड हेक्सागोनल अरेंजमेंट में थे, और डिस्टॉर्टेड हेक्सागोनल अरेंजमेंट से वो बदल कर किस में गए, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में गए। तो ये जब अरेंजमेंट चेंज होता है, रीऑर्गेनाइजेशन जब होता है स्ट्रक्चर का, तो वहां पर ये रीऑर्गेनाइजेशन होने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगती है। इसीलिए ये जो सॉलिड स्टेट की रिएक्शन होती है ये रिएक्शन काफ़ी हाई टेम्परेचर पर होती है, ये स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन करने में ही काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है। और आगे हम देखेंगे और कौन कौन सी कंडीशंस की वजह से ये जो सॉलिड स्टेट रिएक्शन होती है ये काफ़ी डिफ़िकल्टी से होती है। इसके बाद में अगर हम बात करें जो हमारा MgO है रिएक्टेंट है, इसमें जो Mg2+ आयन है, Mg2+ आयन है, Mg2+ आयन किसमें, हमारे रिएक्टेंट में जो Mg2+ आयन है इसका जो अरेंजमेंट रहने वाला है वो अरेंजमेंट कैसा रहने वाला है, तो वो अरेंजमेंट भी ऑक्टाहेड्रल रहने वाला है, ऑक्टाहेड्रल रहने वाला है। इसके बाद में Mg2+ का अरेंजमेंट किसमें, स्पेनल प्रोडक्ट में, स्पेनल में जो Mg2+ है, Mg2+ का अरेंजमेंट किसमें, स्पिनल में, स्पिनल यानी हमारे प्रोडक्ट में, उसमें इसका जो अरेंजमेंट है वो क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है टेट्राहेड्रल।
टेट्राहेड्रल। यानी कि ये जो Mg2+ का जो अरेंजमेंट था रिएक्टेंट में, तो ये रिएक्टेंट से जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो इसका ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल में इसको कन्वर्ट करना पड़ा, अपना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्ट होना पड़ा, और इसी कन्वर्जन की वजह से भी हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगी। इसके बाद में अगर हम बात करें Al3+ आयन की, Al3+ आयन की, तो Al3+ आयन इस रिएक्टेंट में और इस स्पिनल प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में और स्पिनल प्रोडक्ट में, दोनों में, किसमें, रिएक्टेंट प्लस स्पिनल प्रोडक्ट दोनों में जो इसका अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट, Al3+ आयंस का अरेंजमेंट सेम रहने वाला है, और वो कैसा रहने वाला है, ऑक्टाहेड्रल रहने वाला है, ऑक्टाहेड्रल रहने वाला है। यानी कि कहने का मतलब ये कि कुछ चीजों में अरेंजमेंट आयंस या कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल या कंस्टिट्यूएंट एटम्स का जो अरेंजमेंट है कुछ कंडीशंस में सेम एज इट इज सेम रहेगा प्रोडक्ट से, लेकिन कुछ आयंस या कुछ एटम्स का अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा हमारे प्रोडक्ट का रिएक्टेंट के साथ में। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल कंसीडरेशन है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि जो ऑक्साइड है वो किसमें, रिएक्टेंट यानी कि MgO और स्पिनल जो बना हुआ है उसमें क्लोज पैकिंग है, यानी दोनों में सेम रहने वाला है, किसका, ऑक्साइड का, ऑक्सीजन का। इसके बाद में जो हमारा सेकंड रिएक्टेंट था उसमें ऑक्साइड का अरेंजमेंट या ऑक्साइड का जो साइड थी वो बदल जाएगी, डिस्टोर्टेड हेक्सागोनल हो जाएगी। Mg2+ की बात करें हम तो Mg2+ की हमारे जो रिएक्टेंट था उसमें ऑक्टाहेड्रल थी, लेकिन जब वो Mg2+ आयन हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट जब उसने फॉर्म किया तो उसकी जो साइड थी वो बदल जाएगी और क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। Al3+ की अगर हम बात करें तो Al3+ जो आयंस था उसका अरेंजमेंट रिएक्टेंट और हमारा जो प्रोडक्ट स्पिनल था उन दोनों में सेम ऑक्टाहेड्रल रहने वाली है। अब बात आती है कि ये जो रिएक्शंस थी, ये रिएक्शन क्यों डिफिकल्टी के साथ होती है, सॉलिड स्टेट रिएक्शन। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा इसे रफ करता हूं मैं, फिर हम समझ लेते हैं। इसी रिएक्शन का हम एग्जांपल लेंगे, इन्हीं क्रिस्टल्स का हम एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर। तो हमारे पास में दो क्रिस्टल्स हैं, दो क्रिस्टल्स कौन कौन से हैं, एक क्रिस्टल है हमारे पास में ये MgO का क्रिस्टल है हमारे पास में, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और एक क्रिस्टल था हमारे पास में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, Al2O3 का। और इन दोनों की रिएक्शन हमने करवाई इनके डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ में। तो जब इनकी हमने रिएक्शन करवाई, डायरेक्ट कांटेक्ट रिएक्शन करवाई, यानी कि इनकी जो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन किस आधार पर होगी, तो इनकी जो फेसेस होती है उनका डायरेक्ट हमने कांटेक्ट करवाया। अब अगर आप देखें तो ये जो MgO था, ये MgO भी एक स्टेबल प्रोडक्ट है, MgO एक स्टेबल प्रोडक्ट है, और इसमें जो MgO में जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है वो अपनी अपनी साइड पर स्ट्रांगली बाइंड है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड है, और ये काफ़ी स्टेबल है। और सेम केस यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ भी होता है। तो इन दोनों के कांटेक्ट से जो ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शंस तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए और आपने कुछ अप्रोप्रिएट हीट इसको दी। तो इसको हीट देंगे जब आप, तो इन दोनों की जो सरफेस जो एक दूसरे के कांटेक्ट में थी, वो कांटेक्ट वाली सरफेस रिएक्शंस करके MgO प्लस Al2O3 में रिएक्शंस करके एक आपका स्पाइनल लेयर बन जाएगी, किसकी बन जाएगी, MgAl2O4 की रिएक्शन बन जाएगी, आपका ये रॉक मिनरल्स बन जाएगा। अब ये जो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन दो स्टेप में होती है, इस रिएक्शन को हम दो स्टेप में पढ़ते हैं। एक इसमें होती है न्यूक्लिएशन और दूसरी होती है ग्रोथ, या ऐसे हम बोल सकते हैं ग्रोथ ऑफ स्पिनल लेयर। स्पिनल लेयर हम किसे बोलते हैं उसे भी आप समझिए कि ये जो अप्रोप्रिएट हीट देने के बाद में जो लेयर बन गई है, ये लेयर किसकी बनी है, ये लेयर बनी है MgAl2O4 की, जो आपको डिजायर प्रोडक्ट चाहिए था उस प्रोडक्ट की लेयर बन गई। और ये जब अप्रोप्रिएट हीट देने पर, कुछ मात्रा में हीट देने पर जो लेयर बन जाती है, जिसे आप स्पिनल लेयर बोल रहे हैं, इसी लेयर बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसी लेयर को हम बोलते हैं, या उसी लेयर के जो फॉर्मेशन होता है, उसी लेयर का फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिएशन बोलते हैं, यानी कि इसका न्यूक्लियस बन गया। अब अगर आपको फर्दर इसमें रिएक्शन करवानी और इस न्यूक्लिएशन की ये जो लेयर बनी, इस लेयर की ग्रोथ करनी है, यानी कि और ज़्यादा मात्रा में आपको ये मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना है, तो आपको इस MgO और इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाना होगा।
लेकिन ये लेयर बनने के बाद में ये जो आपका रिएक्टेंट था MgO और ये जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड था, ये दोनों सेपरेट हो गए क्योंकि बीच में स्पिनल लेयर आ गई। अब इन दोनों की रिएक्शंस हो नहीं सकती क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है नहीं। अगर इनकी हमें रिएक्शन करवानी है दोनों की, तो हमें क्या करना होगा कि जो हमारा रिएक्शन इंटरफेस ए है उससे हमें जो Mg आयन है, Mg2+ जो आयन्स होने वाले हैं, उन Mg2+ आयन्स का डिफ्यूजन करवाना पड़ेगा रिएक्शन इंटरफेस बी में। और रिएक्शन इंटरफेस बी से हमारे जो एल्यूमिनियम्स के आयन हैं, एल्यूमिनियम Al3+ आयन है, उनका हमें डिफ्यूजन किस में करवाना पड़ेगा? रिएक्शन इंटरफेस फर्स्ट में करवाना पड़ेगा। और इनका जो ये डिफ्यूजन है, ये डिफ्यूजन इतनी आसानी से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये मैग्नीशियम के जो आयन्स हैं, ये आयन्स ऑलरेडी इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में बाइंड है, और ये जो एल्यूमिनियम्स के आयन है, ये एल्यूमिनियम्स के आयन्स इस इंटरफेस में जो हमारा रिएक्टेंट है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसमें ऑलरेडी बाइंड है। दूसरी चीज ये कि इनका जो रीऑर्गेनाइजेशन होगा, इनका स्ट्रक्चर बदलेगा वहां पर जाने पर, क्योंकि अगर मान लो ये यहाँ इंटरफेस फर्स्ट से इंटरफेस बी में जब आता है मैग्नीशियम, हमारा मैग्नीशियम आयन, तो उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बदलेगा, उसकी स्ट्रक्चरल कंडीशन बदलेगी, उसके जो स्ट्रक्चरल जो साइट है वो बदल जाएगी। और स्ट्रक्चरल साइट बदलने के लिए एक एप्रोप्रिएट हीट, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए इसी कारण से ये जो सॉलिड स्टेट रिएक्शंस होती है वो काफ़ी डिफिकल्टी के साथ होती है। तो सॉलिड स्टेट रिएक्शन डिफिकल्टी के साथ क्यों होती है? तो उसके दो फैक्टर्स होते हैं। दो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं कि एक तो न्यूक्लिएशन की कंडीशन जो होती है, न्यूक्लिएशन की कंडीशन कब होगी? जब वो दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे, कांटेक्ट में आने के बाद भी वो रिएक्शन नहीं करेंगे, तब भी हमें कुछ हीट देनी पड़ेगी। और कुछ हीट देने के बाद में अगर न्यूक्लिएशन हो भी गया मान लो, तो उस न्यूक्लिएशन से जो आपकी स्पाइनल लेयर बनी है, फिर उस स्पाइनल लेयर उन दोनों के बीच में आ जाएगी, कॉन्टेक्ट एरिया के बीच में आ जाएगी। और कॉन्टेक्ट एरिया के बीच में आने के बाद में ये जो रिएक्टेंट थे, ये दोनों आपस में एक दूसरे से दूर हो गए। अब एक दूसरे से दूर हो जाने के बाद में अगर कोई बीच में आ गया, तो बीच की लेयर को हमें क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये जो स्पाइनल लेयर बनी थी, इस स्पाइनल लेयर को क्रॉस करके इस इंटरफेस, रिएक्शन इंटरफेस ए से रिएक्शन इंटरफेस बी में आयन का डिफ्यूजन होना, रिएक्शन इंटरफेस बी से रिएक्शन इंटरफेस ए में आयन का डिफ्यूजन होना, ये कुछ डिफिकल्टीज होती है। और इन डिफिकल्टीज को पार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, या इन आयंस का डिफ्यूजन कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और वही एक्टिवेशन एनर्जी हम टेम्परेचर के थ्रू देते हैं इस सॉलिड स्टेट रिएक्शंस को। तो सॉलिड स्टेट रिएक्शन को काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें कि ये जो हमारी स्पिनल लेयर बनी है, इस स्पिनल लेयर की ये जो ग्रोथ हुई है, ये ग्रोथ को, या ये जो न्यूक्लिएशन हुआ है, इस न्यूक्लिएशंस की जो रेट होती है, उस रेट को, या ये जो सॉलिड स्टेट रिएक्शंस की हम जब रेट लिखते हैं, तो हम कौन सी रिएक्शन, क्योंकि दो स्टेप में हमारी रिएक्शन हो रही है, एक न्यूक्लिएशन हो रहा है और एक ग्रोथ अलग, क्योंकि दोनों की जो रिएक्शन कंडीशन है, दोनों की जो रिएक्शंस रेट रहने वाली है वो डिफरेंट रहने वाली है। न्यूक्लिएशन तो और भी इजीली हो सकता है, लेकिन ग्रोथ के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम भी सॉलिड स्टेट रिएक्शन की रेट लिखते हैं, तो हम कौन सी रिएक्शन फर्स्ट को कंसिडर करेंगे या रिएक्शन सेकंड को कंसिडर करेंगे? यानी हम रेट ऑफ रिएक्शन किसको आधार मानकर लिखेंगे, या कि न्यूक्लिएशन को लिखेंगे या ग्रोथ को लिखेंगे? तो हमें पता है कि जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस की रेट लिखते हैं, तो जो रेट डिटरमाइन स्टेप है वो उसे हम किसे मानकर चलते हैं? तो जो स्लो प्रोसेस होती है, जो स्लो रिएक्शन होती है, उसी को हम रेट डिटरमाइन स्टेप मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ काफी स्लोली होती है, ग्रोथ जो होती है वो काफी धीरे धीरे होती है। क्यों धीरे धीरे होती है? क्योंकि आयन का डिफ्यूजन करने में टाइम लगता है और ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये जो ग्रोथ होने वाली है, ग्रोथ यानी कि आयन का डिफ्यूजन, तो आयंस का जो डिफ्यूजन रहने वाला है, उसी को हम क्या लिखेंगे? उसी की हम रेट लिखने वाले हैं सॉलिड स्टेट रिएक्शंस के लिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सॉलिड स्टेट रिएक्शंस की रेट की, कि रेट क्या होने वाली है यहाँ पर सॉलिड स्टेट रिएक्शंस की। तो ये जो सॉलिड स्टेट रिएक्शन हो रही है, ये सॉलिड स्टेट रिएक्शंस की जो रेट रहने वाली है, रेट को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं यहाँ पर, dx/dt इज इक्वल्स टू kx की पावर -1 यहाँ पर हम लिखते हैं। अगर इसका हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करने पर, डिफरेंशिएट करने पर हमें क्या मिलने वाला है? x इज इक्वल्स टू हमें मिलने वाला है यहाँ पर k डैश t की पावर
हाफ हमें यहाँ पर मिलने वाला है। तो इसकी जो रिएक्शंस की जो रेट हम लिखते हैं कुछ इस तरह से लिखते हैं, और यहाँ पर ये जो x होने वाला है ये x क्या होता है, तो ये x होता है कि जो रिएक्शन हुई है, रिएक्शन में जो ग्रोथ हुई है उस ग्रोथ का एरिया कितना है। ये जो हमारा स्पाइनल प्रोडक्ट ने जो रिएक्शन ग्रोथ करी है, ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, स्पाइनल प्रोडक्ट की ग्रोथ होने का मतलब क्या कि उतनी ज्यादा क्वांटिटी में रिएक्शन हुई, जितनी ज्यादा ग्रोथ उतनी ज्यादा रिएक्शन हुई। तो ये x क्या होता है, x होता है जो स्पाइनल हमारे स्पाइनल लेयर थी उसकी ग्रोथ को दर्शाता है। k और k डैश क्या होते हैं, यहाँ पर ये k और k डैश क्या होते हैं, तो ये हमारे रेट कांस्टेंट होते हैं। t क्या होता है, t होता है यहाँ पर रिएक्शंस का टाइम होता है, जो कि एक फंक्शन होता है। रिएक्शन फंक्शन क्या होता है, हमारा टाइम यहाँ पर होता है। अब ये जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शंस में डिफ्यूजन हो रहा है, और डिफ्यूजन जब भी आयन का होगा, जब भी रिएक्शन इंटरफेस ए से रिएक्शन इंटरफेस बी में जब आयंस का डिफ्यूजन होगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आयंस हैं Mg2+ आयंस है, जबकि ये यहाँ पर जो इंटरफेस बी के जो आयन है वो आयन कौन सा है, एल्यूमिनियम Al3+ आयन है। यानी कि जो ये आयंस पर जो चार्ज है वो चार्ज डिफरेंट है, और चार्ज का डिफरेंट होने की वजह से कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक Mg का डिफ्यूजन इंटरफेस बी में हुआ तो एक ही एल्यूमिनियम का डिफ्यूजन इंटरफेस ए में होगा। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर ये जो चार्ज की वैलेंसी है, चार्ज जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए ये जो चार्ज का बैलेंस का जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म हमें एक मैकेनिज्म समझाते, एक साइंटिस्ट हुए वैगनर साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक मैकेनिज्म दिया जिसमें हमें क्या समझाते हैं, वैगनर हमें समझाते हैं कि कितने मैग्नीशियम आयंस का डिफ्यूजन इंटरफेस बी में होगा, तब जाकर कितने आयंस का डिफ्यूजन एल्यूमिनियम आयंस का डिफ्यूजन इंटरफेस ए में होगा। तो इसमें जब भी जब भी तीन मैग्नीशियम Mg2+ आयंस का डिफ्यूजन इंटरफेस ए से इंटरफेस बी में यानी कि राइट हैंड साइड होगा, उसी समय या उसी कंडीशंस पर दो Al3+ आयंस का डिफ्यूजन इंटरफेस बी से इंटरफेस ए में होगा। और इसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो पूरा मैकेनिज्म किसने समझाया, वैगनर ने समझाया है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैगनर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जब 3 Mg+ आयंस का डिफ्यूजन होगा तब जाकर 2 एल्यूमिनियम Al3+ आयंस का डिफ्यूजन इंटरफेस ए में होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर से आपको समझ में आया होगा कि सॉलिड स्टेट रिएक्शन क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट रिएक्शन करवाने की जरूरत क्यों पड़ती है, और सॉलिड स्टेट रिएक्शंस का प्रिंसिपल क्या होता है, क्या डिफिकल्टीज होती है सॉलिड स्टेट रिएक्शन को करवाने के लिए, क्यों हाई टेम्परेचर पर होती है सॉलिड स्टेट रिएक्शन। तो ये सारे टॉपिक्स आपको इस वीडियो लेक्चर से क्लियर हुए होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे वैगनर रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।